अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सबको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर जो है वो दो अहम बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो है एक एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर दो जो है वो एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे। एक होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो एक्सप्रेस करता है रिलेटिव नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी सब्सटेंस यानी कि कोई भी एटम जो है उसके रिलेटिव नंबर क्या है, मतलब दूसरे के लिहाज से कितना है। मतलब कि एक एटम के लिहाज से डबल एटम पाए जाते हैं, या दो एटम हैं तो दोनों बराबर बराबर पाए जाते हैं, या फिर एक जो है वो दूसरे का थ्राइस पाया जाता है। कहने का मकसद ये कि एक एटम का दूसरे एटम से हम रिलेशन समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और दूसरे तरीके से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड को, जो एक्सप्रेस करता है रेशो इन विच द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि किस रेशो के साथ कंबाइन हुए हुए हैं। ठीक है, तो उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बात करता हूं लेट से हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की खास बात यह है कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं वो हमेशा दो होते हैं और उसके लिहाज से ऑक्सीजन जो है वो एक होता है। ठीक है ना, तो मैं ये तो सिंपल सा आपको लिखा हुआ ही नजर आ रहा है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इक्वल ही है। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम कोई और एलिमेंट सपोज करें, कोई ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर मिसाल के तौर पे कार्बन 6 पाए जाते हैं, हाइड्रोजन 12 पाए जाते हैं और ऑक्सीजन भी 6 पाए जाते हैं, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला का सिंपल सा बना सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा कार्बन का डबल होगा और वही ऑक्सीजन का भी डबल होगा। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं लिखूं CH2O, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा जो जाहिर कर रहा है कि हाइड्रोजन हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के लिहाज से डबल पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे ही बना रहा हूं, एक इस किस्म का एक एलिमेंट आपके सामने आ रहा है लेट से। ठीक है, कुछ भी बना दिए, जरूरी नहीं ऐसा कोई एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे आपको रेशियो समझ में आ गया कि अगर कार्बन एक होता है तो उसका डबल होता है हाइड्रोजन और उसका 3 गुना होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिर्फ हमें रेशियो समझ में आ जाए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना पता चले, सो वो फॉर्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला जब भी हमें फाइंड करना होगा किसी भी एलिमेंट का, तो कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है और हम पहले उन स्टेप्स को समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह बात आपको समझ में आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 ये होता है जो कि बेसिकली हमें पेपर में नहीं करना होता, लेकिन किसी भी एलिमेंट का अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है केमिस्ट्री में तो वो कैसे निकाला जाता है। पहला स्टेप ये होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, और उसको एलिमेंट डिटेक्शन से किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंट्स, और ये एक्सपेरिमेंट आप लोग जरूर परफॉर्म करोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, जिसके अंदर जो है वो एलिमेंट को डिटेक्ट किया जाता है। ये काम अपने पेपर में नहीं करना, लेकिन बहरहाल आपको स्टेप तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम जो है वो एलिमेंट डिटेक्शन के जरिए मालूम करते हैं कि किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ये वाला स्टेप भी हमें पेपर में करके नहीं दिखाना, लेकिन ये जब किसी भी चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है तो ये स्टेप शामिल होता है। टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली मासेस ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके मासेस कितने हैं उस एलिमेंट के अंदर, वो हमें मालूम करना होता है, और ये बात भी एक्सपेरिमेंटली की जाती है। सो हमारे थ्योरी के पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरे स्टेप से जो है वो हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कि हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम देयर मासेस, और एस्टिमेट करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर सोडियम मौजूद है और क्लोरीन मौजूद है तो कितना परसेंट सोडियम है और कितना परसेंट क्लोरीन है, ये हम मालूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो उसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है या कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो ये जो स्टेप है ना, समझ लो हमारा पहला स्टेप होगा कि जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है एलिमेंट्स की फ्रॉम देयर मासेस, यानी कि उनके मासेस को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4, हमें कैलकुलेट करना होता है मोल रेशो, और मोल रेशो किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड किया जाता है, हम डिवाइड करवाते हैं जो भी परसेंटेजेस आई होंगी स्टेप नंबर 3 में ऑफ द एलिमेंट्स बाय देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एटॉमिक मासेस का, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के लेक्चर में ही रख दें। लेकिन पहले स्टेप नंबर 4 समझो, हमें कैलकुलेट करना है मोल रेशो,
और मोल का जो रेशो है उसको मालूम करने का तरीकेकार ये है कि जितनी भी परसेंटेजेस स्टेप नंबर 3 में आएंगी उनको एटॉमिक मास से डिवाइड करवाएंगे। बट व्हाट इज एटॉमिक मास? तो याद रखो एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता है किसी भी मास, किसी भी एटम का मास जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन के 12 वाले आइसोटोप के साथ। ठीक है ना, हम इसके साथ कंपेयर करके जब लिखते हैं तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात की जाए तो जो हाइड्रोजन का मास है वो C12 यानी कि कार्बन 12 के लिहाज से 1/12 है, और वही 1/12 अगर कंपेयर करेंगे 12 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बराबर होता है 1 के। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी और चीज़ है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब हम उसको डिवाइड कराते हैं विद मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन और लेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट आइसोटोप है इसका। एटॉमिक मास इज द रेशियो, देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट। ये एक रेशियो होता है, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का मास का रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो में यूनिट कैंसिल हो जाता है, बट इसका जो यूनिट होता है वो AMU होता है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, एटॉमिक मास मालूम करते हैं। और वैसे अगर आप पढ़ो एटॉमिक मास की सिंपल सी डेफिनेशन बताई जाती है किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसको भी एटॉमिक मास कहा जाता है। और जनरली अगर उसको कार्बन से कंपेयर करते हैं तो उसको एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। मैंने आपको बता दिया कि जो भी उसका मास होता है उसको अगर डिवाइड कर दें, किसी भी एलिमेंट का जो भी मास आएगा उसको आप 12 से डिवाइड कराएंगे कार्बन के एटम से, तो हमें पता लग जाएगा उसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, वापस आते हैं रूल्स पर। ठीक है, ये वापस आ जाते हैं रूल्स पर। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, तो हम डिवाइड करते हैं परसेंटेजेस ऑफ द एलिमेंट्स बाय देयर एटॉमिक मास। और आखिर में जब हमारे पास रिजल्ट आएगा फाइनल आंसर निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जो सिंपलेस्ट आंसर आता है उसको डिवाइड करवा देते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा, वो हमारा 5वां स्टेप होगा, उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 1.367 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मिलता है। ठीक है, और वो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसको एलिमेंट डिटेक्शन से हमने मालूम कर लिया कि ये 3 एलिमेंट्स तो जो है वो इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, जब उसकी कंबशन की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो हमें मिला 3.002 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1.640 ग्राम ऑफ वाटर। उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने कंबशन कराया, हमने जलाया, तो हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इतना हमें वाटर मिला। तो व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? क्या होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? ठीक है, तो इसी किस्म का कोई सवाल आमतौर पे गिवन होता है। ये आ गया हमारे पास मास, टोटल जो मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कंबशन की जा रही है इन स्ट्रीम ऑफ एयर, और वो हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड 3.002 ग्राम और 1.640 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें मालूम करना है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देख लेते हैं सोल्यूशन में किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हमें जो है वो मास गिवन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये सब नोट कर लेते हैं। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था? ये था बराबर 1.367 ग्राम के। ठीक है, पीछे वीडियो को करके आप देख भी सकते हो दोबारा से। और जो हमें यील्ड मिली थी वो कितनी मिली थी? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिला था वो मिला था 3.002 ग्राम्स। और इसी तरीके से जो मास हमें मिला था वाटर का, मास ऑफ वाटर यानी कि H2O, ये था 1.640 ग्राम। ठीक है, तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करना है। तो याद रखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें जो है वो मासेस पता होने चाहिए कार्बन के और हाइड्रोजन के, क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले जो है वो हम मासेस मालूम कर लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के। मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी लॉजिक रखेंगे। अगर हमें मालूम करना है मास ऑफ कार्बन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन के मुताबिक अगर 1 मोल होता है कार्बन का, अगर कार्बन का 1 मोल होता है तो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक एक मोल दोनों बना रहे हैं। एंड देन इनटू क्या मास कितना गिवन है? 3.002 ग्राम। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मास उतना ही गिवन है। तो 1 मोल अगर कार्बन का है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन का 1 मोल होता है 12 ग्राम का। एटॉमिक मास भी कार्बन का यही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12
ठीक है, 12 ग्राम है ऑफ कार्बन डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपको मालूम करना है कितना एक मोल, तो कार्बन के हो गए 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हो जाएगा 12 प्लस 32 और 12 प्लस 32 कितना होता है, ये होता है 44। ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 44 और मल्टीप्लाई में पहले से लिखा हुआ है 3.002। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मास ऑफ कार्बन मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेटर यूज करो तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.819 ग्राम। ठीक है ना, ये हमें मिल गया मास ऑफ कार्बन कि कार्बन कितना है, तो कार्बन की वैल्यू आ गई है 0.819 ग्राम। अब मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन की इस वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मुझे इन दोनों के मासेस पता लग गए ना तो इन दोनों की परसेंटेजेस पता लग जाएंगी। जब इन दोनों की परसेंटेजेस पता लग जाएंगी तो ऑक्सीजन की मालूम करना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं होगी। तो मास ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो रिएक्शन के अंदर क्या कहानी है, कहानी ये है कि 2 मोल्स होते हैं अगर हाइड्रोजन एटम के, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के 2 मोल्स हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का 1 मोल बना रहे हैं। 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल बना रहे हैं और इनटू 1.640 ये तो वैल्यू हमें गिवन ही है। ठीक है जी, तो अब यहां से अगर वैल्यू निकालें तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 होता है, डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर का हो गया 2 और ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया 16, तो 2 + 16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो 2 डिवाइड बाई 18 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1.640 से, सो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.18 ग्राम के। तो अब हाइड्रोजन की वैल्यू भी मिल गई। हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास है 0.18 ग्राम। और मास निकालने का मकसद यही था कि इसकी मदद से अब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें कि परसेंटेजेस कितनी हैं। अब हम जो है ना तीनों की परसेंटेजेस मालूम कर सकते हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, अब हम मालूम कर रहे हैं परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो सिंपली आ जाएगी, कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेगी। और परसेंटेज की सिंपल सी लॉजिक है, उसी को आपने समझना है। देखो, अगर कितना था हमारे पास 1.36 ग्राम था, ठीक है, तो अगर हमारे पास 1.367 ग्राम है कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, 0.819 ग्राम उसने बनाए कार्बन। उसमें कार्बन कितने मौजूद हैं, कार्बन मौजूद है 0.819, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर यही 100 होगा तो क्या होगा, अगर 100, क्योंकि परसेंटेज 100 से निकलती है, तो इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.819 और ये जो लिखा हुआ था ना 1.36, ये इस तरफ हो जाकर हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा 1.367। परसेंटेज मालूम करने के लिए ये करते हैं ना, जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था, और 100 तो आ ही गया यहाँ पे, डिवाइड बाय 1.367। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू बन जाएगी, 0.819 और ये वैल्यू आ गई 0.599। ठीक है, और फाइनली क्योंकि हमें परसेंटेजेस निकालनी थी तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना था। तो एक काम करते हैं ना, इसी स्टेप के अंदर लिख देते हैं, 2 स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ही कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। समझ लो हमने इधर मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी 100 मल्टीप्लाई करा दिया, और ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो गए। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लो, मैं दोबारा से भी समझा दूंगा इसको। तो इस वैल्यू की इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास एग्जैक्टली 59.9 ग्राम। और परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो कार्बन की परसेंटेज आ गई 59.9%। ओके, इसकी परसेंटेज आ गई। अब दोबारा से मेरी लॉजिक समझो, ये फॉर एग्जांपल पहला हमने निकाला कार्बन, दूसरे तरीके से समझो अब हाइड्रोजन को। 1.367 ग्राम किसी भी कंपाउंड का है तो उसमें कितने हमने निकाले थे हाइड्रोजन हमने निकाले थे 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम। ठीक है, अब आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। इधर तो मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ तो डायरेक्टली हमने 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड कर दिया, क्योंकि हमने किया क्या, हमने इस 1.367 को इस तरफ जो है वो डिवाइड में भेज दिया। तो 0.18 पहले से लिखा हुआ है, 100 मल्टीप्लाई में आ गया और डिवाइड में आ गया 1.367। तो इस तरीके से वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गया हमारे पास 13.16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर देखी जाए तो हो गई 13.16%। ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। अब मैं क्या कह रहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। देखो टोटल 100 होना चाहिए ना, टोटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 100। यानी कि अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करूं तो कितना आंसर आना चाहिए, 100 आंसर आना चाहिए ना। तो अभी हमें किस किस की वैल्यू मिल गई है, अभी हमें वैल्यू मिल गई है कार्बन की वैल्यू थी 59.9, हाइड्रोजन की वैल्यू मिल गई है कितनी है 13.16। तो अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो सीधा सीधा इसको अलग करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर आ जाएगी 100 माइनस 59.9 और माइनस का 13.16, कितना बना, ये हो गया 26.94%। आ गई तीनों की परसेंटेज, ऑक्सीजन की भी आ गई और कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज तो हम पहले ही निकाल चुके थे। तो हमारा स्टेप नंबर 3 जो था ना, वहां पे जो लिखा था परसेंटेज मालूम करनी है, वो आ गई। परसेंटेज के बाद अब हमें निकालना होगा मोल रेशो। ये कौन सा स्टेप हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होता है मोल रेशो का। ठीक है जी, मोल रेशो की सिंपल सी लॉजिक वहां पे मैंने लिखवाई थी कि परसेंटेजेस को डिवाइड कर दें एटॉमिक मासेस से। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की परसेंटेज है 59.9, तो 59.9 डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो मोल रेशो आ जाएगा कि कितने मोल्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया 5, वो 60 हो जाता तो 5 आ जाता। इसी तरीके से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आई हमारे पास 13.16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो आपको पता है 1 होता है, तो सीधा सीधा आ जाएगा 13.16। ठीक है, देन ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन की बारी में आ जाएगा हमारे पास 26.94 डिवाइड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि 16, तो ये हो गया 1.68। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा स्टेप मुकम्मल हो गया, हमारे पास तीनों के आ गए मोल रेशियो 5, 13.16 और 1.68। फाइनली स्टेप नंबर 4 यानी कि हमें मालूम करने हैं सिंपलेस्ट रेशो। और सिंपलेस्ट रेशो के लिए जो भी रेशोज आते हैं उसको सबसे छोटे वाला जो आंसर आता है उससे डिवाइड कराते हैं। तो सबसे छोटा वाला आंसर हमारा क्या है, सबसे छोटा वाला आंसर आया हमारे पास 1.68, यानी कि सबको इसी से डिवाइड करना है। सो कार्बन का अगर निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो तो 5 डिवाइडेड बाय 1.68 आ गया, ये आ गया 3। और इसी तरीके से जब बात करेंगे हाइड्रोजन की तो ये है 13.16 और डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1.68, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 8। और ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो 1.68 डिवाइडेड बाय, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको डिवाइड करा देंगे 1.68 से, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर तो 1 आएगा। यानी कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा, द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, और जो जो इनके रेशियोज आए वो हमारे आंसर्स हैं। कितना है 3, 8, 1, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 और 1 तो होगा नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देखते हैं डेफिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला की। इंपेरिकल फार्मूला से हमें सिंपलेस्ट रेशो पता लग गया था कि कोई भी एलिमेंट दूसरे के लिहाज से कितना परसेंट पाया जाता है, किस रेशो में पाया जाता है। और अब जो है वो हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच not only expresses the relative number of atoms of each but also expresses the actual number। असल बात ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाते हैं ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, जो भी एलिमेंट के उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो अगर हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया सोडियम कार्बोनेट का, और हमें नज़र आ रहा है कि उसके अंदर एक जो है वो सोडियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। इसी तरीके से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलता है तो NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिलता है तो उसके अंदर पता लग गया कि एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, या इसके अलावा मिसाल के तौर पे हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज के लिए C6 मिला, H12 मिला, O6 मिला। तो जैसे ही हमने लिखा तो हमें पता लग गया कि अच्छा
ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। जबकि अगर एम्पिरिकल बनाते हैं तो वो आता है CH2O। इसी तरीके से बेंजीन की बात करें तो C6H6 होता है। ये उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। जबकि अगर सिंपलेस्ट रेशो में बनाएं तो 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, अगर रेशो वाइज बनाया जाए तो। बहरहाल ये जो मैंने आपको मिसालें दी हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, और ये दो समझाए हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला कहलाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की खास बात ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से ही मालूम होता है। और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें एम्पिरिकल फार्मूला अगर पता लग जाए तो हमें सिर्फ जो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय n करना होता है। ब्रैकेट के बाहर n लिखा हुआ है छोटा सा, मल्टीप्लाई बाय n करना होता है। और n क्या चीज़ है, n एक्चुअली एक इंटीजर है। और ये कैसे हासिल होगा, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो कि आमतौर पे गिवन होता है किसी भी सवाल के अंदर। एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला हम ड्राइव कर चुके होते हैं तो उसकी मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। दोनों को डिवाइड करते हैं तो कुछ आंसर आता है और उस आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आंसर आ रहा है 2 और लिखा हुआ है CH2O तो हम इसके साथ 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है C2H4 और O2। इस तरीके कुछ हो जाता है। ठीक है ना, अगर 2 आ रहा होता है तो। बहरहाल अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर इंशाल्लाह बात और समझ में आ जाएगी। क्या है क्वेश्चन, 1 ग्राम है एक सैंपल का और ब्यूटेन का सैंपल है और हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो है वो उसको हमने जलाया। ये एक हाइड्रोकार्बन ही है ब्यूटेन वाला, जिसको हमने जलाया इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और फिर क्या मिला हमें मिला यहाँ पर 3.03 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.55 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमें नतीजे में मिला। तो मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का 58 है और हमें मालूम करना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन होता है और उसी की मदद से जब एम्पिरिकल फार्मूला एक बार आ जाएगा तो वो इंटीजर जो मैंने बताया n मालूम करेंगे और इजीली फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहले अपनी आसानी के लिए डेटा बना लेते हैं। हमारे पास जो मास था, मास ऑफ सैंपल, उस सैंपल का मास हमारे पास कितना है, तो सैंपल का मास था 1.0 ग्राम। ठीक है, और सैंपल ऑफ ब्यूटेन था, जाहिर सी बात है तो सैंपल में वही आ जाएगा। और इसी तरीके से जो हमें मिला था मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन है, आप वीडियो रोक के ना पीछे देख भी सकते हो। जो मैंने आपको भी बताया क्वेश्चन उसको देख लो, अपने पास नोट भी कर लो। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया। फिर इसी तरीके से आ गया मास ऑफ वाटर, और वाटर का मास कितना था 1.55 ग्राम। और जो मास ऑफ कंपाउंड था, मॉलिक्यूलर, पूरा लिख देते हैं चलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ये कितना आया था, ये गिवन था 58। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फाइंड करना है तो वहीं से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें मासेस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। ऑक्सीजन तो बाद में, आपको पता है परसेंटेज के टाइम हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती। ठीक है, फिलहाल हमें जो जरूरत है वो हमें जरूरत है कार्बन की और हाइड्रोजन की। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास मास ऑफ कार्बन, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें मासेस निकालने हैं ना, तो चलो हेडिंग भी डाल ही देते हैं। तो हमें मासेस चाहिए, मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनके मासेस आ जाएंगे यहाँ पर। तो जो मैंने आपको तरीकेकार बताया, अगर मुझे मालूम करना है मास ऑफ कार्बन तो हम क्या करते हैं, कार्बन का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन है और वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन का 1 मोल अभी डिस्कस किया था 12 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का था 44, और इनटू क्या करते हैं, इनटू जो वैल्यू गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड की 3.03 इंटू 3.03। तो इसको सिंप्लीफाई करो ताकि हमारे पास मास ऑफ कार्बन आ जाए, तो 0.83 ग्राम ये आ गई वैल्यू ऑफ कार्बन। कार्बन का मास इतना है। और इसी तरीके से यहीं पर ही मालूम कर लेते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगेन वही बात है, 2 मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं हाइड्रोजन के, तो बनाते हैं 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि H2O, और इनटू जो मास गिवन है 1.55। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर 2, और ये हो गया 16 18 इंटू 1.55, 2 डिवाइड बाय 18 इंटू 1.55, इट इज इक्वल टू 0.17 ग्राम। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन का मास।
जब दोनों मासेस आ जाते हैं तो फिर परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है जी, परसेंटेज निकालने के लिए जो लॉजिक मैंने सिखाई थी अभी उसी को दोबारा से अप्लाई करेंगे। परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनके परसेंटेजेस निकालेंगे। ठीक है जी, तो अभी परसेंटेज निकालने का तरीकेकार क्या है? फॉर एग्जांपल अगर 1.0 ग्राम है कंपाउंड का, ठीक है, तो वो कितना कंटेन कर रहा है? वो कंटेन कर रहा है 0.83 ऑफ कार्बन, यही था 0.83 ऑफ कार्बन। तो अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100 करा दूं, इस वन या अभी तो 1 को डिवाइड में भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 करा दूं तो ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन, क्या हो जाएगा हमारे पास 0.83 और मल्टीप्लाई बाय 100, और डिवाइड में अगर ये वाला 1 लिख भी दें तो कुछ मसला भी नहीं है। तो 100 इंटू 0.83 हो जाएगा 83% ऑफ कार्बन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन की वैल्यू निकालें तो ये पहला स्टेप हो गया इसका। दूसरा स्टेप ये है कि अगर हाइड्रोजन की वैल्यू निकालें तो 1 ग्राम कंपाउंड कंटेन कर रहा है, कितना था हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है 0.17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100 करा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 100 ग्राम कंपाउंड कंटेन 0.17 इंटू 100 और डिवाइड बाय 1 करा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 17% ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर ऑक्सीजन होता फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है वाटर के अंदर, तो यहाँ पर एक आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कार्बन के 83% है, हाइड्रोजन का 17% है, तो कोई और चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। 83 प्लस 17, 83 प्लस 17 कितना हो गया? 100%। तो यही चीज़ें हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेजेस के बाद स्टेप नंबर 3 मोल रेशो। अब हमें निकालना है मोल रेशो, और मोल रेशो की सिंपल सी लॉजिक थी, परसेंटेज को डिवाइड कराते हैं उसके मास से, एटॉमिक मास से। तो अगर मिसाल के तौर पे कार्बन की बात करें तो कार्बन की परसेंटेज 83 आई है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास यानी कि 12, 83 डिवाइड बाय 12 ये आ गया 6.91। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का कितना आया था? 17% था, डिवाइड बाय 1 तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 17। स्टेप नंबर 4 सिंपलेस्ट रेशो वाला। तो इनका सिंपलेस्ट रेशो ये है कि जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड कराते हैं। तो अगर कार्बन के लिए लिखेंगे, सबसे छोटा कौन सा वाला है? सबसे छोटा है ये वाला 6.91। तो कार्बन के लिए करेंगे तो 6.91 डिवाइड बाय 6.91 ये आ जाएगा 1। और अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन है 17 डिवाइड बाय 6.91। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है जी, 1 आ गया और 2.5 आ गया। अब एक बात तो है कि जो रेशो होगा वो पॉइंट में तो हो नहीं सकता ना। कोई भी आइटम या तो 1 होगा या तो 2 होंगे, 3 होंगे, 2.5 नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आप जो है वो इसका होल नंबर रेशो बनाओ। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को साथ साथ करते हैं। तो कार्बन का अभी हमारे पास आया है 1, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो तो ये कितना हो जाएगा 2। और हाइड्रोजन का हमारे पास क्या आंसर आया? हाइड्रोजन आया 2.5, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि बस दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो कि जो पॉइंट में आ रहा है वो होल नंबर बन जाए, तो ये हो जाएगा 5। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा उसके अंदर एक बात कंफर्म है, ये होगा हमारे पास कार्बन 2 और हाइड्रोजन होगा 5। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, हालांकि अभी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास कितना? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास C और H, तो कार्बन होना चाहिए 2, तो हाइड्रोजन होंगे 5, तो 2 और 5 आ गया। ठीक है, अब ये काम तो हम पहले भी कर चुके थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या काम एक्स्ट्रा करना है, इस बात को समझ लो कि हमें सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा। ये नए स्टेप्स है ना, तो स्टेप नंबर 5 कर देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? बल्कि इसको 6 करना पड़ेगा, 5 में तो ये वाला स्टेप है ना, आखिरी वाला जो इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मास, एम्पिरिकल मास। ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है इसकी मदद से एम्पिरिकल मास निकालेंगे। तो कार्बन 12 और कितने हैं? कार्बन 2 हैं, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन ये 5 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 24 प्लस 5, और 24 प्लस 5 कितना हो गया? ये हो गया 29, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए ना। प्रॉब्लम है कि अभी वो हमें n निकालना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 7 n मालूम करने के लिए क्या करते हैं? जो मॉलिक्यूलर
मास होता है उसको डिवाइड करा देते हैं एम्पिरिकल मास से, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आया था, गिवन था, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था 58 डिवाइडेड बाय 29। तो 58 डिवाइड बाय 29 n इज इक्वल टू 2। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो सिर्फ फैक्टर आएगा 2। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो बराबर होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और फैक्टर n। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, और साथ में हमारे पास आ गया n आया है 2। तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया 2 2 जार 4, C आ गया 4 और हाइड्रोजन आ गया 5 2 जार 10। तो C4 एंड H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है भाई, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से भी देख सकते हो, लेक्चर को फ्री है इसको आप जितनी मरतबा प्ले कर लो, कोई भी कॉस्ट नहीं होगा। और अगर मेरी कोई मतलब ज़रूरत है, कुछ पूछना है तो बिल्कुल लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।